नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी तुलना का अध्ययन करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दशावतार और विकासवाद या एवोल्यूशन। ये एक ऐसा दिलचस्प विषय है जो हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों के ज्ञान और मॉडर्न बायोलॉजी को एक ही धागे में पिरो देता है। सोचिए जरा, क्या हमारे प्राचीन ऋषियों को एवोल्यूशन का ज्ञान पहले से था? क्या भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो असल में पृथ्वी पर जीवन की साइंटिफिक टाइमलाइन से जुड़ा है? पानी में तैरने वाले डीएनए से लेकर आज के कॉम्प्लेक्स इंसानों तक। ये सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में मानव विकास की पूरी कहानी छिपी हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के इस कनेक्शन को समझते हैं। बस एक बात साफ कर दूं, हम यहाँ एक ऑब्जेक्टिव, फिलोसॉफिकल और सिंबॉलिक तुलना कर रहे हैं। हमारा मकसद इन दोनों विचारों के बीच की समानताओं को एक्सप्लोर करना है। अब इस हैरत अंगेज समानता को समझने से पहले चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को थोड़ा याद कर लेते हैं। सिंपल शब्दों में, जो जीव अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है वही सर्वाइव करता है और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर हमारी पूरी मॉडर्न साइंस टिकी है, राइट? चलिए, अब आते हैं अपने पहले फेज पर, जल से थल तक का सफर। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी साइंस और हमारे प्राचीन ग्रंथ दोनों बिल्कुल एक सुर में मानते हैं कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले विशाल आदिम महासागरों में ही हुई थी। अगर हम फिजिकल इवोल्यूशन की इस टाइमलाइन को देखें तो बहुत ही क्लियर प्रोग्रेशन दिखता है। पहला युग मत्स्य है, यानी एक्वाटिक ओरिजिन। दूसरा कूर्म युग, जो एम्फीबियन ट्रांजिशन है। और तीसरा वराह युग, जहां जमीन पर मैमल्स यानी स्तनधारियों का दबदबा शुरू हुआ। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि मत्स्य अवतार बायोलॉजी के सबसे पहले स्टेप से एकदम सटीक मैच करता है। विशाल महासागरों में पनपने वाला सूक्ष्म जीवन और शुरुआती जलीय जीव, मत्स्य अवतार बिल्कुल उसी का परफेक्ट सिंबल है। इसके ठीक बाद आता है कूर्म, यानी कछुए का अवतार। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये वो बहुत बड़ी छलांग थी जब एम्फीबियंस ने सिर्फ पानी में नहीं बल्कि जमीन पर भी सर्वाइव करना सीख लिया था। समुद्र से जमीन तक का ये ट्रांजिशन कूर्म अवतार में बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया गया है। और फिर आता है वराह अवतार, पृथ्वी को उठाने वाला जंगली सुअर। ये उस प्री हिस्टोरिक युग को दर्शाता है जब मैमल्स ने फाइनली जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। यहाँ से टेरेस्ट्रियल लाइफ या कहें कि स्थलीय जीवन ने अपनी असली रफ्तार पकड़ी। अब यहाँ से कहानी एक जबरदस्त टर्न लेती है। बात सिर्फ जानवरों के सर्वाइवल से आगे बढ़कर इंसानी बुद्धि और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के उदय तक पहुंचती है। नरसिंह अवतार को देखिए, आधा जानवर और आधा इंसान। ये असल में उस भयंकर ट्रांजिशन का प्रतीक है जहां जानवरों जैसी वाइल्ड और रॉ इंस्टिंक्ट्स का सामना पहली बार इंसान की उभरती हुई समझ से होता है। ये इंसानी दिमाग के जागने का सबसे इंटेंस फेज था। इसके बाद वामन अवतार, एक बौना रूप। ये अर्ली ह्यूमंस का रिप्रेजेंटेशन है। शारीरिक रूप से वे उन विशाल प्रागैतिहासिक जानवरों के सामने बहुत छोटे जरूर थे, लेकिन उनके पास एक नई पावर आ चुकी थी, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। इंसान ने बाहुबल की जगह अपनी बुद्धि और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फिर एंट्री होती है कुल्हाड़ी लिए परशुराम की। ये सीधे तौर पर पाषाण युग और कांस्य युग की सभ्यताओं से जुड़ता है। औजारों का बनना, हथियारों का इस्तेमाल और सर्वाइवल के लिए होने वाले युद्ध, ये इंसान के जंगलों को काटकर बस्तियां बसाने और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने वाले अग्रेसिव फेज को बखूबी दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ, समाज, मन और आत्मा। आइए देखते हैं कि कैसे ये इवोल्यूशन महज फिजिकल सर्वाइवल से आगे बढ़कर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में बदल जाता है। अगर हम कॉग्निटिव इवोल्यूशन की इस दूसरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये समाज के बेसिक सेटलमेंट से लेकर गहरी फिलॉसफी और साइकोलॉजी तक का सफर है। राम, कृष्ण और बुद्ध के जरिए हम इंसानी दिमाग और समाज के मैच्योर होने का एक बहुत ही शानदार पैटर्न देख सकते हैं। राम अवतार इंसानी इवोल्यूशन के एक बहुत ही मैच्योर फेज को दिखाता है। एक ऐसा दौर जहां समाज बन चुके थे और वो समाज सख्त कानूनों, एथिक्स, अनुशासन और एक कलेक्टिव मॉरल कंपास से चलते थे। मतलब एक प्रॉपर सिविलाइज्ड किंगडम खड़ी हो चुकी थी। और फिर आता है कृष्ण का युग। यहाँ बौद्धिक और भावनात्मक विकास अपने बिल्कुल चरम पर है। कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी, गहरी ह्यूमन साइकोलॉजी, कमाल की फिलॉसफीज और स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर। ये अवतार दिखाता है कि उस दौर में ह्यूमन इंटेलेक्ट कितनी एडवांस्ड कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर रहा था। इसके बाद बुद्ध अवतार कॉग्निटिव इवोल्यूशन के एक अल्टीमेट पीक को छूते हैं।
ये वो मोड़ है जहां इंसान ने बाहरी दुनिया के संघर्षों को पीछे छोड़कर अपने अंदर झांकना शुरू किया। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यूनिवर्सल कंपैशन और गहरी मानसिक शांति, ये माइंड का एक प्रोफाउंड इनर एवोल्यूशन है। तो क्या एवोल्यूशन का ये सफर यहीं रुक गया? बिल्कुल नहीं। दशावतार का ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सिर्फ पास्ट की बात नहीं करता, ये एक अनलिखे, बेहद एडवांस्ड फ्यूचर की तरफ भी इशारा करता है। कल की अवतार, जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं, फ्यूचर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। सोच कर देखिए, क्या हमारा अगला एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल न होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और किसी नई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का मिक्स होगा? ये सवाल अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, विज्ञान, प्रतीकवाद और चेतना। आखिर इन माइथोलॉजिकल पैरेलल्स और हमारी साइंटिफिक रियलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो? स्कॉलर्स इस बात पर डिबेट कर सकते हैं कि ये महज एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है या फिर कोई बेहद गहरा प्राचीन ज्ञान। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इस प्राचीन सिंबोलिज्म को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये पैरेलल बहुत ही पावरफुल और लॉजिकल लगता है। हो सकता है हमारे प्राचीन ऋषियों ने एवोल्यूशन को सिर्फ शरीर के बदलने या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की तरह नहीं देखा। शायद उन्होंने इसे हजारों सालों में ऊपर उठती ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक विशाल सिंबॉलिक जर्नी माना हो, एक ऐसा सफर जो महज फिजिकल सर्वाइवल से शुरू होकर गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग तक पहुंचता है। जाते जाते बस इस एक विचार पर थोड़ा गौर कीजिएगा। विज्ञान सवाल पूछता है, आध्यात्म अर्थ खोजता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नई चेतना का जन्म होता है। मुझे लगता है आज की इस गहरी चर्चा के बाद आप एवोल्यूशन और हमारे वजूद को एक बिल्कुल ही नए और दिलचस्प नजरिए से देखेंगे। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर।